यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पोषण व स्वास्थ्य के अपने 1000 क्वेश्चन की सीरीज को, जिसका पार्ट 3 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक प्रीवियस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 36 से आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यदि आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। इसका थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल है। एमसीक्यू सेशंस ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं चारों सेक्शन से रिलेटेड। ओके, और यदि आप कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इसका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। कोर्स में इनरोल करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण की स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालीन प्रभाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं और किस चीज का जोखिम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और अगर हम लोग यहाँ पर बोले प्रायर, उससे पहले और उसके बाद यदि पोषण की सुविधा अच्छी नहीं है या अच्छा भोजन यहाँ पर नहीं लिया गया या कोई भी पोषण संबंधी समस्या यहाँ पर हुई तो क्या क्या दिक्कतें आगे देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मातृ रुग्णशीलता, है ना, मैटरनल मॉर्बिडिटी देखने को मिल सकती है। शीघ्र या समय से पूर्व प्रसव यहाँ पर हो सकता है, अर्ली, और बोल सकते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी यहाँ पर हो सकती है। जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है, या फिर ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है। देखो, अगर सही मात्रा में पोषण नहीं मिला, जो भी चीजें कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन जो भी अधिक मात्रा में यहाँ पर चाहिए होता है, अगर ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो ये तीनों कारण यहाँ पर हो सकते हैं कि मैटरनल मॉर्बिडिटी, मतलब माता यहाँ पर बीमार हो सकती है या कोई बीमारी यहाँ पर उनको हो सकती है। समय से पूर्व प्रसव यहाँ पर हो सकता है, समय जन्म के समय कम वजन बच्चे का यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों रीजन देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए। अगर एनर्जी इम्बैलेंस यहाँ पर हो जाता है तो क्या होगा? अपन ने देखा था प्रोटीन एनर्जी बैलेंस जो है तीन टाइप का यहाँ पर होता है ना, पीईबी तीन टाइप का होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, दूसरा इक्वल एनर्जी बैलेंस, और तीसरा होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, जो कि हमने थ्योरी में डिस्कस भी किया था। तीन टाइप के होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस मतलब जितना आप इनपुट दे रहे हैं अपने शरीर में, आप जितना भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका बराबर आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इक्वल एनर्जी बैलेंस जो है, इसका मतलब होता है कि जितना इनपुट आप दे रहे हैं उतनी मात्रा में आपको आउटपुट मिल रहा है। मतलब जितनी मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सारी चीजें ले रहे हैं, जितना आप चाह रहे हैं उतना आउटपुट आपको, इन द सेंस कि आपकी बॉडी हष्ट पुष्ट है। और एक होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, मतलब कि आप इनपुट तो ले रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपकी बॉडी में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है ना, मतलब कुपोषित यहाँ पर हो चुके हैं। और पॉजिटिव वाले में क्या होता है? ओवरवेट व्यक्ति हो जाता है। इक्वल वाले में हष्ट पुष्ट रहता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में व्यक्ति कुपोषित होता है। ये तीन टाइप होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ऊर्जा संतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां, मोटापा और दीर्घकालीन ऊर्जा न्यूनता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हैजा और डिप्थीरिया हो सकता है, टाइफाइड, मलेरिया हो सकता है, खसरा और टीबी यहाँ पर हो सकता है। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर इन्होंने एनर्जी की बात करी है, शरीर असंतुलन की बात करी, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस यहाँ पर होगा तो मोटापा होगा। इक्वल एनर्जी बैलेंस होगा मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं हष्ट पुष्ट व्यक्ति यहाँ पर होगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा मतलब कुपोषण यहाँ पर हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे पॉइंट को, हमारी थ्योरी को सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोटापा, ओबेसिटी यहाँ पर हो सकती है, क्रोनिक एनर्जी डिफिशियंसीज यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। जितनी भी थ्योरी पड़ी है सारे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में उन्हीं चीजों से पूछे जाएंगे। तो एक बार टारगेट करिए कि अपनी थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि चीजें रटना है या याद करना है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपको थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर्स या क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करने। ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले थ्योरी को ही टारगेट किया था, हमने वो सारी चीजें कंप्लीट करी, देन हम लोग अब क्वेश्चन सीरीज पर आ चुके हैं। ओके, यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी ही वीडियोस विजिट कर सकते हैं। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अ सिंपल शुगर विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द बॉडी सेल्स। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कैन शुगर हो सकती है, सुक्रोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? जो सभी के लिए ऊर्जा का एक कॉमन सोर्स यहाँ पर माना जाता है, क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी
डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्या पूछ रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलॉन्ग्स द पीरियड ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी टू वायरल इन्फेक्शन लाइक, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे किसके विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा यहाँ पर कर देगा। क्या आंसर होगा खुद समझिए। जैसे कि यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है बच्चे को, है ना, बच्चे को माता का दूध यहाँ पर दिया जा रहा है और 6 महीने तक केवल वही दिया जा रहा है। और शुरुआत के जो 4 से 5 दिन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम उस समय रिलीज होता है जो बच्चों के लिए एक तरीके से अमृत का कार्य यहाँ पर करता है ना, वो वाली चीज। तो यहाँ पर अगर बच्चों को स्तनपान करवाया गया तो कुछ विषाणु संक्रमण से बच्चा बच सकता है। किस किस से, अब आप खुद सोचो कि शुरुआती समय में जब बच्चों का जन्म होता है तो उनमें कुछ कॉमन डिजीज होती है जो देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनका स्तनपान सही से नहीं होता, उनकी प्रोग्रेस अच्छे से नहीं होती, उनको ऑब्जर्वेशन में माता से दूर रखा जाता है, तो इस कारण ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो कुछ विषाणु के संक्रमण जिससे बचा जा सकता है, किसके विरुद्ध रक्षा प्रदान करेगा, कौन सी बीमारियों के विरुद्ध इम्यूनिटी बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त से रिलेटेड, पोलियो से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड या उपरोक्त दोनों। मतलब निमोनिया और डायरिया से बच्चे को बचाएगा और पोलियो से यहाँ पर बच्चे को बचाएगा कौन, कोलेस्ट्रॉम। ओके, तो उपरोक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या है। अगर कम्युनिटी में देखें तो एक हेल्दी चाइल्ड किसे बोला जाएगा। द मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ कम्युनिटी इज, नवजात मृत्यु दर के बेसिस पर मापा जाता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट के रूप में माना जाता है, क्रूड बर्थ रेट के रूप में माना जाता है, या फिर क्रूड डेथ रेट यहाँ पर मानी जाती है। तो देखो अगर हमें देखना है कि हम लोग बोलते हैं ना कि इस जैसे पर्टिकुलर एरिया में बात करें तो हम लोग कुछ ऐसे एनालिसिस करते हैं, है ना। हम लोग जब यहाँ पर डिलीवरी करवाते हैं तो उससे पहले एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का चेक करते हैं कि यार इस हॉस्पिटल में ये जो है सारे केसेस बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो हम लोग किस चीज़ को चेक करते हैं, हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यहाँ पर चेक करते हैं, है ना। नवजात मृत्यु दर के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सारे बच्चे स्वस्थ सुरक्षित होते हैं, राइट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यहाँ पर चेक किया जाता है, और ये हर एक स्टेट का चेक होता है ना। उसके बेसिस पर हर एक स्टेट की यहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट बनती है। ओके, तो सबसे पहले चेक किया जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को, नवजात मृत्यु दर को। ठीक है, अगर ये कम है, जितनी कम है, 1000 बच्चों पर अगर 10 है, 1 है या 2 है तो मतलब ठीक है, ओके है ना। अगर 10 या 12 है तो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में उसको रखा जाएगा। 20 है तो मतलब इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस स्टेट में या पर्टिकुलर शहर में ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या दिक्कत हो रही है। ओके, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अपना करेक्ट हो जाएगा। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। जितनी भी नेगेटिव चीजें उन सबसे बचनी चाहिए, जितना भी नेगेटिव भोजन है। स्टाइल फूड, बासी भोजन नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मसालेदार और तेली वसी फूड नहीं खाना है, ग्रेवी वाला भोजन नहीं करना है। इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। आईसीएमआर 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी दी गई है। आईसीएमआर 2010 जो है महिलाओं के लिए कितने कैल्शियम की मात्रा को बताता है, कि महिलाओं को कितनी मात्रा में कैल्शियम यहाँ पर लेना चाहिए। 600 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, 400, 300 या फिर 700 यहाँ पर लेना चाहिए। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें 600 मिलीग्राम प्रतिदिन यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, किसके लिए पूछा है, अब इसमें दो चीजें पूछी जाती है। इसमें अभी सिर्फ पूछा है वुमन के लिए। अगर ये इसी तरीके से लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमन को बोल दे तो आपका आंसर इसका डबल हो जाएगा। अभी 600 मिलीग्राम पर डे है, और ऐसे ही प्रेगनेंसी के समय ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि खुद के लिए भी और बच्चे के लिए भी ये जरूरी रहेगा। तो कैल्शियम ऐसे नॉर्मल मैन एंड वुमन 600 रहेगा, और प्रेगनेंसी में 1200 mg यहाँ पर मिलीग्राम पर डे रहेगा। ओके, इसका एक टेबल मैं आपको सेशन के लास्ट में दिखा दूंगी जिसमें ये चीजें मेंशन कर रखी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। आयरन की कमी से कौन सा रोग यहाँ पर होता है, एनीमिया होता है, वी ऑल नो। अब इसमें पूछा है कि इसके कार्यात्मक प्रभावों में क्या क्या शामिल है
है ना। फैटिक, नींद ढालता, बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन यहाँ पर होना अगर आयरन की कमी हो जाती है तो। ताप नियंत्रण में गड़बड़ी हो जाना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहना, फीवर वगैरह ऐसी चीजें बनी रहना। मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि हो जाना। मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, या फिर ये सारे ही केसेस हो सकते हैं। क्या आंसर आपको लग रहा है? ये सारी ही चीजें हो सकती है, उपर्युक्त सभी आयरन की कमी से जो एनीमिया रोग होता है उसके सिम्टम, उसके लक्षण में देखे जा सकते हैं, उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर गर्भावस्था के दौरान ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसके कारण आधारी चयापचय में वृद्धि हो जाती है ना। जो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर बीएमआर जो है हमारा, यानी कि बेसल मोटा मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि आधारी चयापचय दर जो है इसमें वृद्धि हो जाती है। क्यों, क्या हो रहा होता है शरीर में ऐसा? त्वरित उत्तक संश्लेषण यहाँ पर होता है, टिश्यू सिंथेसाइज यहाँ पर होते हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है। साथ ही उत्तकों के द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है ना। कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी वर्क भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। हृदय वाहिनी और फुफ्फुसी जो कार्य यहाँ पर होता है, जो पूरा पंपिंग वगैरह होती है, सर्कुलेशन वगैरह होता है ब्लड का, उन सारे कार्यों में वृद्धि हो जाती है। तो इन सभी के कारण बीएमआर जो है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है। अब आप खुद इमेजिन करो कि जहां पर बॉडी में नॉर्मल कार्य हो रहे थे, वहीं पर एक भ्रूण के ओर आ जाने से इन सारी चीजों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, है ना। दैट मीन्स कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन सभी कार्यों में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म की जो वैल्यू है नंबर में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आपको ध्यान होगा जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा, उसमें हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी बैलेंस क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, बीएमआई क्या होता है ना। फिर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके थ्रू किसी भी व्यक्ति की हेल्थ का, उसके स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस प्रकार के गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकता है? अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या चीजें हो सकती है? तंत्रिकीय क्रेटिनता, वामनता यहाँ पर हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म हो सकता है, मुख बाधिरता हो सकती है, भेंगापन आ सकता है ना। या फिर ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें यहाँ पर हो सकती है। देखो, अगर आयोडीन की कमी यहाँ पर हो रही है तो क्या देखा जा सकता है? इन तीनों समस्याओं को यहाँ पर देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म, जो जड़ जमावता जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, जड़ जमावता या फिर वामनता आप कह सकते हैं, ये रहेगा एक तो, है ना। मुख बाधिरता यहाँ पर हो सकती है, भेंगापन भी आ सकता है। तो ये सारे रीजंस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी माता में किस कमी होने की संभावना अधिक रहती है? अगर जो हम लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन मदर हैं, जो यहाँ पर मांस, मच्छी, अंडा और इस प्रकार के भोजन का सेवन नहीं करती है, तो उसमें किस विटामिन की कमी देखी जा सकती है? अब आप इसमें से ऑप्शंस अगर पर फोकस करें तो इन ऑप्शन में एक विटामिन ऐसा है जो यूजुअली जितने भी नॉन वेज फूड वगैरह होते हैं उनसे प्राप्त होता है, तो वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ विटामिन ए, है ना, तो ये गाजर वगैरह हो गया, मैंगो वगैरह, और इन सब से प्राप्त हो जाता है। मतलब एक वेजिटेरियन महिला को, एक माता को इसकी प्राप्ति हो जाएगी विटामिन ए की। विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है, तो इसकी भी पूर्ति आसानी से एक वेजिटेरियन महिला को हो सकती है। लेकिन विटामिन बी 12 जो मैक्सिमम साइनोकोबाल्मिन होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइनोकोबाल्मिन जो है मांस, मछली, अंडा, इसमें केवल दूध ऐसा है जो अपन को मिल सकता है विटामिन बी 12 से, है ना। मतलब दूध से विटामिन बी 12 की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी सारे ऐसे फूड है जो एक वेजिटेरियन महिला सेवन नहीं करेगी। तो शाकाहारी माता में अक्सर विटामिन बी 12 की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। एक बार से क्वेश्चन नंबर 47 को फोकस करिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि अपना योजना से रिलेटेड है ना। अंत्योदय अन्न योजना या अंत्योदय आहार योजना से ये क्वेश्चन है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है? मतलब एक परिवार को एक महीने में इतने किलो भोजन दिया जाएगा। कौन सी स्कीम के थ्रू? अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा आपका 35 किलो भोजन जो है यहाँ पर प्रति माह मिलता है। अब इसमें सूखा भोजन जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो आप देख सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना को जून 2003 और अगस्त 2004 में अतिरिक्त 50 लाख बीपीएल परिवारों के लिए 2 बार यहाँ पर बढ़ाया गया है।
तो जितने भी अंत्योदय कार्ड धारक हैं इन्हीं को अन्य कार्ड धारकों की तुलना में ज़्यादा राशन मिलता है। जो बीपीएल वगैरह अपन देखते हैं उनसे ज़्यादा राशन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इनको प्रति यूनिट के हिसाब से प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल यहाँ पर दिया जाता है पर पर्सन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ का अगर अपन टोटल वैल्यू देखें और ये शुरुआत कैसे हुआ तो आप देख लीजिए। अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो राशन मिलेगा, जो भी अभी अपन को क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसमें से 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल है। ठीक है, गरीब परिवारों की पहचान उनसे संबंधित राज्य ग्रामीण विकास सुविधाओं द्वारा सर्वेक्षण के जरिए इनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद इनको अंत्योदय स्कीम के अंदर लाया गया और इस योजना का बेनिफिट दिया गया। अब ये जो शुरुआत है राशन देने की, लोगों को फूड देने की, भोजन देने की, ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो एक थोड़ा सा हिस्ट्री अपन देखेंगे यहाँ पर। भारत में राशन की शुरुआत 1940 के बंगाल के अकाल से की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहली बार 14 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी और जून 1947 में इसे वर्तमान स्वरूप से स्वीकार कर लिया गया था। तब से शुरुआत हुई है फ्री में राशन और ये सारी सुविधाएं जो गरीब परिवार है उनको प्रोवाइड करने की। ओके, तो अभी क्वेश्चन में पूछा था कितने किलो पर महीना, 35 किलो पर मंथ। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसव पूर्व विकास में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है, प्री नेटल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहती है। प्री कंसेप्शनल पीरियड होता है, एम्ब्रोयनिक यानी भ्रूणी अवधि रहती है, गर्भज अवधि रहती है, या ऑल ऑफ दी अबोव। तो देखो प्रीनेटल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, गर्भधारण, पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, है ना, ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पर सम्मिलित है। तो ऑल ऑफ द अबव अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कर्णमूल शोध या जो गर्ल्स हुआ मम्स होते हैं जो यूजुअली छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसमें अधिकतम संक्रामक की अवधि के दौरान क्या देखने को मिल सकता है, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, मतलब बच्चा जब सबसे ज्यादा मम्प्स से प्रभावित होगा तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, है ना। ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, सूजन की शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं, सूजन दिखने के बाद, रोग उद्भवन होने के बाद, इंक्यूबेशन के बाद, जैसा कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, या रोग पूर्व लक्षण मतलब पहले से ही ये चीजें दिखाई देने लग जाती है ना। तो ज्यादा संक्रामकता कब दिखाई देगी उस बच्चे के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर मम्प्स की, जब उसके अंदर उसमें स्वेलिंग की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वेलिंग यहाँ पर आने लग जाती है और इस तरीके से मम्स होता है। मम्स के बारे में एक चीज और है कि अगर एक बच्चा एक व्यक्ति से प्रभावित हो चुका है तो उसके बाद उस बॉडी में इतनी इम्यूनिटी यहाँ पर आ जाती है कि दूसरी बार वो इस बीमारी से अफेक्ट नहीं होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी किससे मिलती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो व्यक्ति को अगर एक बार हो गई तो वो दूसरी बार कभी नहीं होगी, उसमें से एक अपनी मॉम्स होती है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रीनोडर्मा किसके कारण होता है, देखो डर्मा मतलब स्किन, है ना, ये कुछ वर्ड्स होते हैं। डर्मा मतलब क्या हो जाता है, स्किन, है ना। तो फ्रीनोडर्मा मतलब स्किन संबंधी बीमारी है, स्किन से रिलेटेड डिसीज। ठीक है, ये खनिजों की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण, अनावश्यक नॉन इसेंशियल फैटिक एसिड जो होते हैं उनकी कमी के कारण, या इन सभी की कमी के कारण फ्रीनोडर्मा यहाँ पर होता है। तो बेसिकली फ्रीनोडर्मा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से स्किन रिलेटेड डिसीज होती है, इस तरीके से दाने यहाँ पर उठ जाते हैं, कोहनी और घुटने और इनके आसपास ये दाने यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फेस पर भी इस तरीके के दाने दिखाई देते हैं। तो जितने भी हमारे अनावश्यक वसी अम्ल होते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, उनकी कमी से ये यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखिएगा, इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़े थे वसी अम्ल वो सारे इसेंशियल थे। एसेंशियल जिसमें अपन ने देखा था आर्कियोडेनिक एसिड, है ना, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। आर्कियोडेनिक एसिड, और एक अपन ने देखा था लिनोलिक एसिड, तीसरा अपन ने देखा था लिनोलेनिक एसिड। ये सब के सब कौन है, फैटी एसिड्स यहाँ पर होते हैं, राइट। तो ये जितने भी हमारे बोल सकते हैं कि अनावश्यक एसिड्स हैं उनकी कमी से जो है स्किन रिलेटेड जो डिसीज जिसको फ्रीनोडर्मा के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा यहाँ पर देगा, मतलब वही क्वेश्चन है कि एक बार अगर ये हो गया तो लाइफ लॉन्ग ये फिर बीमारी नहीं होगी। तो इसमें से एक है अपना मम्स, जिसको कर्णमूल शोथ या गलसुआ के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, एक बार हो गया तो फिर ये बाद में कभी नहीं होगा। पेपर में आंसर इसका टाइफाइड दे रखा था लेकिन ये गलत है, क्योंकि टाइफाइड जो बीमारी है वो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है ना, और एक बार हो गई तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी बार नहीं होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका मम्स है।
चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया। जब आप भोजन को निगलते हैं, है ना, तो शुरुआत में खुद से एक ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। जब आपने भोजन मुंह में रखा, जो भी आपको चाहिए, जो भी फूड आपको अच्छा लगता है आपने मुंह में रखा, जस्ट लाइक कि आपने जलेबी ले ली, उसको आपने मुंह में रख लिया, राइट, ये आपकी इच्छा थी। लेकिन अब जो अंदर आपकी आहार नाल से होते हुए आपके शरीर में आमाशय तक ये पहुंचेगा, ये एक प्रकार की हम लोग बोल सकते हैं खुद से होने वाली क्रिया होती है। इसमें आपका कोई रोल नहीं होता कि आप उसको धक्का दे रहे कि नहीं अंदर जा, थोड़ा और अंदर जा, ऐसी चीज नहीं होती। तो इसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, एक प्रकार की ऑटोमेटिक या स्वचालित खुद से होने वाली क्रिया, इसे यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 53। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल जो है किस चीज का स्रोत नहीं है, नेगेटिव पूछा है। डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स में हरी सब्जियां ही आती है, जो सैलेड्स वगैरह आप लेते हैं वो सारी चीजें आ जाती है। प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन ए। तो प्रोटीन जो है, हरी सब्जियों से आपको प्रोटीन की प्राप्ति नहीं होगी, ये दूध, अंडे और इन सबसे प्राप्त होने वाला है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां किस चीज का स्रोत नहीं है, प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीयूष या जो कोलेस्ट्रॉम होता है, एक प्रकार का पीला गाढ़ा तरल होता है, जो किस चीज से समृद्ध होता है, किस चीज में, क्या उसमें चीजें पाई जाती है। सबसे पहले प्रोटीन पाया जाता है, दूसरा इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पर पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर पाया जाता है, ये सारी चीजें पाई जाती है। डेफिनेटली ये तीनों ही चीजें पाई जाती है कोलेस्ट्रॉम में। प्रोटीन पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन जो आपका एक बोल सकते हैं ना शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट यहाँ पर करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को यहाँ पर बढ़ाता है, और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट भी। ये तीनों ही चीजें कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है। किस तरीके का दिखता है, एक बार आप ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का पीला नारंगी तरल पदार्थ ये होता है ना। तो 3 दिन में ये कुछ इस तरीके का दिखता है, धीरे धीरे इसका कलर लाइट यहाँ पर होता जाता है। 5वें दिन ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, 6th डे ये कुछ इस तरीके का रहता है, देन फिर ये वापस नॉर्मल वाइट की तरह हो जाता है। तो शुरुआत के दिनों में इसीलिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि एटलीस्ट 6 दिन तक तो ब्रेस्ट फीडिंग ही यहाँ पर बहुत ज़रूरी है करवानी। क्योंकि क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, एक तरीके से वैक्सीन आप इसको बोल सकते हैं, एक नेचुरल वैक्सीन आप इसको यहाँ पर कोलेस्ट्रॉम को कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक वैक्सीन बच्चे के लिए क्या है। तो आंसर था आपका कोलेस्ट्रॉम, है ना, माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो वाला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की एक अप्रत्यक्ष विधि, एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पर होती है, जहाँ पर आप व्यक्ति या बच्चे की पोषण को चेक कर सकते हैं। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, एमयूएससी, एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी, या फिर बायोकेमिकल एस्टिमेशन। आप उसको देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होगा, ये व्यक्ति कुपोषित होगा। तो एक बायोकेमिकल एस्टिमेशन आपने लगा लिए हैं। ये एक अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है कि बिना उससे बात किए, बिना उसके बारे में जाने, सिर्फ उसको देखकर आपने उसके हेल्थ का, उसके न्यूट्रिशन का अंदाजा लगा लिया। तो बायोकेमिकल एस्टिमेशन करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारी चीज़ें जो है बीएमआई और जितनी भी एज स्पेसिफिक चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें उस व्यक्ति के बारे में जानने पर, उसका पूरा बायोडेटा डिटेल जानने पर आपको पता चलेगी, एज, हाइट, सब कुछ। चलिए, तो एक चीज जो बीच में अपन ने डिस्कस करी थी कि कितनी मात्रा में कैल्शियम की और कितनी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। 600 mg जो है पर डे यहाँ पर चाहिए होती है वुमन को, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो 1200 mg पर डे यहाँ पर चाहिए होती है। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इस समय बढ़ जाती है, स्पेसिफिक इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 से 6 महीने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो टोटल एनर्जी इक्वेलेंट फॉर ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 27,000 किलो कैलोरी। ठीक है, ये यहाँ पर चाहिए होती है। और ऑल्सो नीड्स एनर्जी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन, मतलब फैट और प्रोटीन के यूटिलाइजेशन के लिए भी यहाँ पर अधिक मात्रा में महिला के शरीर को एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। 4 kg of fat is deposited, total energy cost comes to about 73,000 किलो कैलोरी। जो अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, तो लगभग आप ये मानकर चलिए 73,000 किलो कैलोरी की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। और कब सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, जो लास्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब 3 से 6 महीने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ एक पेपर के जो 55 क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब कल सेकंड पेपर हम लोग उठाएंगे और उसके भी 55 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसका पीडीएफ आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं, ऐप पर भी अवेलेबल है, वहां से जाकर भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको साथ के साथ सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। ओके,
क्लियर है? यदि इन सारे क्वेश्चंस जो आज अपन ने कंप्लीट किए, अगर इनमें कोई डाउट है या आपका अपना पर्सनल कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।